ऑफ कोर्स माल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से आँख में दूसरी बीमारियां होती हैं, लेकिन चश्मे का लगना ये टोटली डिपेंड करता है आपकी आई बॉल की साइज़ पर। और आई बॉल की साइज़ अगर आपकी नॉर्मल साइज़ से छोटी या बड़ी होती है तो अकॉर्डिंगली आपको प्लस नंबर या माइनस नंबर लगता है। और इसका न्यूट्रिशन से कुछ लेना देना खास नहीं है कि जो हाइपोथायराइड पेशेंट, जो ज़्यादातर आजकल मिडिल एज महिलाओं में देखा गया है कि सबको थायराइड होता है, लोग बोलते हैं हमको थायराइड है। थायराइड तो ग्लैंड है, वो सबको है। इट्स बेसिकली हाइपोथायराइड, जिस वजह से वो दिक्कत होती है, ग्लैंड लेस फंक्शन करता है और वो भी आँख में ड्राइनेस करता है। जब ग्लैंड ओवर फंक्शन करता है, जब हाइपर थायराइड पेशेंट होते हैं, उनको आँख में ज़्यादा समस्या आती है। उनकी आई में बल्जिंग होना, थोड़ा आँख बाहर की तरफ आ जाना, आँख के पीछे सॉफ्ट टिश्यू डिपॉजिट्स हो जाना, और वो सीधा सीधा देख के काम करता रहता है, लेकिन आपकी नज़र का दायरा धीरे धीरे कमने लगता है। और बहुत एडवांस केस में मरीज को जब लगता है कि इधर से गाड़ी क्रॉस की, मुझे तो दिखाई नहीं दी, तब उसको लगता है कि कुछ मेरे आँखों में चल रहा है। या फिर अगर उसके आँखों का चश्मे का नंबर बार बार चेंज हो रहा है वेरी फ्रिक्वेंटली, तो ये एहसास उसको होना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। या किसी डायबिटीज़ आँख के लिए सबसे ख़राब बीमारी है। और जितने भी डायबिटिक हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप 8 से 10 साल के ऊपर डायबिटिक हो चुके हैं तो साल में एक बार अपनी आँखों के पर्दे की जांच ज़रूर कराएं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डैमेज करता है आँखों को, आँखें के पर्दों को लीकेज करके, सूजन आके, आँखों में ब्लड लाके। अल्कोहल, जो फाइन अल्कोहल होते हैं या जो लोग किसी भी लाइसेंस्ड बार में या अच्छे होटल्स में दे सर्व करते हैं, वो इतना बुरा नहीं होता अगर उसको आप लिमिटेड मात्रा में लें। हाँ, लेकिन अगर आप जो पाउच या जो आजकल लोकल वाले, जो जिसको आजकल टेट्रा पैक बोलते हैं, वो सब में जो आजकल मिलता है, वो लोग लोकल लेवल पे बनाते हैं। जो उनको पता नहीं होता कि इसमें क्या मिला रहे हैं, जो मिला उसको मिला दिया उन्होंने, किसी तरह तैयार कर दिया कि भाई बेच दो, पैसा कमा लो। उसमें जो जहरीली मात्रा होती है वो मिथाइल अल्कोहल की होती है। उसमें अगर स्पिरिट ज़्यादा डाल दिया उन लोगों ने और वो किसी ने पी लिया, वो सीधा आँख की नस को ख़राब कर देता है, सीधा आँख की नस को एट्रोफी कर देता है, तुरंत उसके आँख की नस सूख जाती है और ये इरिवर्सिबल डैमेज है। फिर इसको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता। लेकिन जो काला मोतिया या ग्लूकोमा जिसकी बात आपने अभी की, उसमें आँख का नस सूख जाता है। आँख के नस को किसी भी कारण से, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है आँख का प्रेशर बढ़ जाना या आई बॉल का जो दबाव होता है उसके बढ़ने से जो आँख का नस होता है वो धीरे धीरे सूखने लगता है, क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती। और इस कारण से जब नस सूख गया या नस डैमेज हो गया, तो अगर आप बहुत एडवांस स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो हमारे पास भी बहुत कुछ नहीं बचा होता है करने को, क्योंकि जो आँख का नस है ये दिमाग का एक पार्ट है और इसको आप रिजुविनेट किया, आप उसको कहे कि वापस उसको ज़िंदा नहीं कर सकते। और आपको लगता है कि आपके बच्चे ने एक पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ दिया आपके चार्ट को, दूसरे से वो कुछ भी नहीं देख पा रहा है या मुश्किल से एक लाइन देख पा रहा है, तो इमीडिएटली हम लोग को टाइम रहते एम्ब्लायोपिया थेरेपी होती है, उसमें उसको पूरा पावर का चश्मा दे के और कमज़ोर आँख की एक्सरसाइज करवाते हैं हम लोग, जिससे कि धीरे धीरे करके काफ़ी हद तक रिकवरी हो जाती है। हम लोग पहले बहुत ज़्यादा देखते थे माल न्यूट्रिशन के केसेस, जिसमें कि पता चला कि 2 साल तक बच्चे को माड़ भात खिला रहे हैं, उसको कोई ऐसा न्यूट्रिशन सोर्स नहीं दिया गया जिससे कि विटामिन ए मिले, क्योंकि मिल्क में सब कुछ रहता है, मदर्स मिल्क में विटामिन ए नहीं रहता, उसको अलग से देना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि शायद चश्मा लगा लेने से चश्मा का पावर कम हो जाता है, तो ये एक मिथ है, ये एक गलत धारणा है, ऐसा नहीं होता है। आपका जब तक आँख का साइज़ बदलेगा आपका पावर भी बदलेगा। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद कलर ब्लाइंड हैं, लेकिन उनको इस बात का पता भी नहीं कि वो कलर ब्लाइंड है। बट ये नॉर्मल पीपल की लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं होता है कलर ब्लाइंडनेस? बिल्कुल होता है। अगर आपकी वाइफ ने आपको साड़ी दी और मैचिंग ब्लाउज लाने के लिए बोला तो आप कुछ का कुछ उठा के ले आएंगे, तब पता चलता है कि ये गड़बड़ी है आपको। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सेजल आपके साथ। आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर पल्लवी सिन्हा, जो मुजफ्फरपुर की जानी मानी आई स्पेशलिस्ट है। पहले तो डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। थैंक यू सो मच। तो आजकल आई प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, हर दूसरे इंसान चश्मा लगाते हैं, आपको नज़र आएंगे, तो क्या लगता है आई प्रॉब्लम्स के मेन रीजंस क्या है? एक्चुअली ये मल्टीफैक्टोरियल रीज़न है। चश्मा जहाँ तक बात आ रही है वो रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से लगती है, यानी दृष्टि दोष की वजह से। और दृष्टि दोष जो होता है वो बहुत हद तक जेनेटिक होता है, मतलब आपकी आनुवांशिक, आपके फैमिली में अगर आपके माँ बाप को चश्मा लगा हुआ है तो आपको भी चश्मा लग सकता है। लेकिन इधर कुछ सालों में या कहे कि कुछ पीढ़ियों में
लगातार म्यूटेशन हुआ है जिस वजह से मायोपिया यानी कि जो दूर देखने की कमी होती है, जिन लोगों को दूर कम दिखाई देता है, उसका जो एक जो कहिए कि आजकल के जनरेशन में मायोपिक ग्लासेस बहुत कॉमन हो गई हैं। और ये एक सर्वे के अनुसार पता लगा है कि आगे के 20-25 सालों में लगभग 80% बच्चे चश्मा लगाते हुए मिलेंगे। तो इसका बहुत सारा एनवायरमेंटल कारण भी हो सकता है, बट जैसे कुछ लोग समझते हैं या माँ बाप जब हमारे पास आते हैं, बच्चों को चश्मा लगता है तो वो कहते हैं कि मैम देखिए ना, हरा साग सब्जी नहीं खा रहा है या दूध नहीं पीता है, इसकी वजह से तो चश्मा नहीं लग गया। ऑफ कोर्स माल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से आँख में दूसरी बीमारियाँ होती हैं, लेकिन चश्मे का लगना ये टोटली डिपेंड करता है आपकी आईबॉल की साइज़ पर। और आईबॉल की साइज़ अगर आपकी नॉर्मल साइज़ से छोटी या बड़ी होती है तो अकॉर्डिंगली आपको प्लस नंबर या माइनस नंबर लगता है। और इसका न्यूट्रिशन से कुछ लेना देना खास नहीं है। साथ में जैसे बोलते हैं कि बहुत मोबाइल देखता है मैम, तो उस वजह से यस, मोबाइल या लैपटॉप, कोई भी अगर आप नज़दीक का काम ज़्यादा कर रहे हैं और बहुत हद तक आप नज़दीक में ही काम करते हैं, आप आउटडोर नहीं खेलते, आप दूर नहीं देख के बात करते, दिन भर स्क्रीन टाइमिंग एंड अकोमोडेशन जो आपका आई नीचे नज़दीक को फोकस कर रहा है हमेशा, तो वो दूर में जाके इंड्यूस्ड मायोपिया कॉज करता है। आधा पौना नंबर उस कारण से आ सकता है। अच्छा, तो आई रिलेटेड डिजीज़ में सबसे ज़्यादा मतलब ग्लूकोमा में भी काफ़ी केसेस आते हैं, तो ग्लूकोमा की क्या रीजंस होते हैं? यस, आई डिजीज़ में जैसे कि आमतौर पे अगर आप लोगों से बात करें तो उनको बस एक मोतियाबिंद के बारे में पता होता है, ग्लूकोमा के बारे में नहीं पता होता। और किसी भी बातचीत का ये मकसद होना चाहिए कि लोगों को कुछ नई बात पता चले या ऐसी बात पता चले जो कि उनको जाननी ज़रूरी है। मोतियाबिंद एक उम्र का लक्षण है। जैसे आपका बाल पक रहा है या आपके दांत टूट रहे हैं या आपकी स्किन कमज़ोर लूज़ पड़ रही है, शरीर कमज़ोर हो रहा है, उसी तरह आपकी आँख का जो लेंस होता है, जो पारदर्शी होता है या ट्रांसपेरेंट होता है, वो धीरे धीरे वो अपना ट्रांसपेरेंसी लूज़ करता जाता है और वो ओपेक होके सॉलिड हो जाता है, जिस वजह से आप आर पार नहीं देख पाते। वो एक उम्र का लक्षण। लेकिन जो काला मोतिया या ग्लूकोमा जिसकी बात आपने अभी की, उसमें आँख का नस सूख जाता है। आँख के नस को किसी भी कारण से, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है आँख का प्रेशर बढ़ जाना या आई बॉल का जो दबाव होता है उसके बढ़ने से जो आँख का नस होता है वो धीरे धीरे सूखने लगता है, क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती। और इस कारण से जब नस सूख गया या नस डैमेज हो गया, तो अगर आप बहुत एडवांस स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो हमारे पास भी बहुत कुछ नहीं बचा होता है करने को, क्योंकि जो आँख का नस है ये दिमाग का एक पार्ट है और इसको आप रिजुविनेट किया, आप उसको कहें कि वापस उसको ज़िंदा नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत ज़रूरी है ग्लूकोमा के बारे में जानना कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ग्लूकोमा है तो 40 साल के बाद अपनी आँखों को डॉक्टर से जरूर चेक करा के देखें कि आपको ग्लूकोमा का सिम्टम या आपको ग्लूकोमा का कोई लक्षण तो नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा। ग्लूकोमा को नज़र का चोर कहते हैं या दृष्टि का चोर कहते हैं, इसलिए क्योंकि लक्षण बहुत कम होते हैं, मरीज को पता ही नहीं चलता कि उनको कोई बीमारी चल रही है और वो सीधा सीधा देख के काम करता रहता है, लेकिन आपके नज़र का दायरा धीरे धीरे कमने लगता है। और बहुत एडवांस केस में मरीज को जब लगता है कि इधर से गाड़ी क्रॉस की, मुझे तो दिखाई नहीं दी, तब उसको लगता है कि कुछ मेरे आँखों में चल रहा है। या फिर अगर उसके आँखों का चश्मे का नंबर बार बार चेंज हो रहा है वेरी फ्रिक्वेंटली, तो ये एहसास उसको होना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। या किसी इंटेलिजेंट पेशेंट को कभी कभी ऐसा लगता है कि जब वो बल्ब देख रहे हैं या कोई लाइट का सोर्स देख रहे हैं तो वो सतरंगा दिखाई दे रहा है, यानी कि फैला हुआ छितरा हुआ दिखाई दे रहा है, कलरफुल। तो उनको भी सचेत होना चाहिए कि भाई कुछ तो जरूर दिक्कत है, जाके दिखाऊं। या आंखों में एक डल पेन रहना, दर्द जैसा महसूस करना। अगर आप डायबिटिक हैं तो भी आप ग्लूकोमा का चेक जरूर कराएं। अगर आप 40+ है जरूर कराएं। आपकी फैमिली में किसी को ग्लूकोमा है तो ग्लूकोमा का चेक जरूर कराएं। इसलिए ग्लूकोमा के बारे में जानें, लोगों को अवेयर करें और रूटीन एग्जामिनेशन में जरूर डॉक्टर के पास जाएं। अच्छा, एम्ब्लियोपिया जो एक लेज़ी आई इफेक्ट भी कहा जाता है, वो क्या है? एम्ब्लियोपिया लेज़ी आई जो होती है वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब आपका बच्चा पैदा हुआ है और उसकी एक आँख बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन दूसरी आँख में हाई पावर है। माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। ज़्यादातर जो एम्ब्लियोपिक पेशेंट होते हैं वो प्लस पावर वाले होते हैं। उसमें क्या होता है कि दोनों आँखों के बीच में मिनिमम 2 से 3 डायोप्टर का अगर आई का पावर का डिफरेंस है, या एक आँख बिल्कुल ठीक है और एक आँख बहुत हाई पावर है, तो उससे क्या होता है कि जब बच्चा पैदा हुआ और वो देखना शुरू करता है, वो स्कूल जाना शुरू करता है, उसको एक आँख से तो साफ साफ दिख रहा है
उसको ये महसूस नहीं होता है कि मेरी दूसरी आँख कमज़ोर है, क्योंकि उसने कभी एक आँख को दबा के टेस्ट नहीं किया या रूटीन टेस्ट नहीं हुआ। स्कूल एडमिशन के टाइम में कोई स्कूल वालों ने सर्टिफिकेट नहीं मांगा कि आई सर्टिफिकेट लेके आई, जिस पर मैं हमेशा जोर देती हूँ कि 3 साल 4 साल की उम्र में एक आई सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि डिटेक्ट हो जाता है कि आपकी दोनों आँख का पावर सेम है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है और आपको लगता है कि आपके बच्चे ने एक पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ दिया आपके चार्ट को, दूसरे से वो कुछ भी नहीं देख पा रहा है या मुश्किल से एक लाइन देख पा रहा है, तो इमीडिएटली हम लोग को टाइम रहते एम्ब्लायोपिया थेरेपी होती है, उसमें उसको पूरा पावर का चश्मा दे के और कमज़ोर आँख की एक्सरसाइज करवाते हैं हम लोग, जिससे कि धीरे धीरे करके काफ़ी हद तक रिकवरी हो जाती है। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस जिसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कलर ब्लाइंडनेस से एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, मतलब एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, जिसमें क्या होता है कि वो कुछ इस तरह के क्रोमोसोम्स जो आपके डीएनए में नहीं बन पाते, जिस वजह से आप कलर्स को लाल, नीला, पीला या हरा है उसको आप लाल, हरा और नीला मेन ये 3 होता है जिसको आप डिस्टिंग्विश करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको जो चार्ट पढ़ाया जाएगा तो उसमें जो नंबर्स बताए जाते हैं वो आप नहीं पढ़ पाते। ये ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको जैसे बताया मैंने कि ये पैदाइशी होता है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि अगर आपको है तो आपके भी बच्चों में हो सकता है। इसमें एक यही चीज़ है कि आपको डिफेंस में या फिर लोको पायलट है, अगर आप उस सब में आपको जॉब में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद कलर ब्लाइंड हैं, लेकिन उनको इस बात का पता भी नहीं कि वो कलर ब्लाइंड है। बट ये नॉर्मल पीपल की लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं होता है कलर ब्लाइंडनेस? बिल्कुल होता है। अगर आपकी वाइफ ने आपको साड़ी दी और मैचिंग ब्लाउज लाने के लिए बोला तो आप कुछ का कुछ उठा के ले आएंगे, तब पता चलता है कि ये गड़बड़ी है आपको। तो ये अफेक्ट है, थोड़ा बहुत तो ज़रूर करता है, लेकिन हाँ, इससे कुछ बहुत मेजर इश्यूज़ नहीं होते हैं। हाँ, डिफेंस में आपको जॉब नहीं मिलेगा। अच्छा, ड्राई आई और जो फ्लोटर्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये दोनों 2 चीज़ें हैं। ड्राई आई बहुत कॉमन हो गया है आज के ज़माने में, क्योंकि हम लोग लगातार स्क्रीन यूज़ करते हैं, हम लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, हम लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, हम लोग एसी यूज़ करते हैं, ब्लोअर यूज़ करते हैं, ऐसी हर चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि हमारे आँख की ऊपरी सतह को ड्राई करता है। क्योंकि आँख की हमारी ऊपरी सतह बहुत नाजुक होती है। आँख अपने आप में एक बहुत ही नाजुक अंग है, और जो आँख का ऊपरी सतह है वो लगातार लाइट से, पोल्यूशन से, धूल से, मिट्टी से, धूप से एक्सपोज रहता है। धूप में भी पराबैंगनी किरणें होती हैं, पोल्यूशन की वजह से इतने होल्स हो गए एनवायरनमेंट में जो डायरेक्ट आँख पे असर डालता है। तेज़ लाइट में काम करें, जैसे अगर आप लोग स्टूडियो में काम करें तो आप लोग भी तेज़ लाइट में, आजकल देखेंगे जितने भी मॉल हैं, जितने भी शॉप्स हैं, वो बहुत तेज़ लाइट यूज़ करते हैं, हर जगह एसी चलता रहता है, और बाहर भी निकले तो पोल्यूशन इतना ज़्यादा होता है। तो आँखें हमेशा हमारी एक्सपोज होती हैं इन सब चीज़ों से, जिस कारण ऊपर का सतह ड्राई हो जाता है। इसका कुछ हद तक ये भी कारण हो सकता है कि अगर आप कुछ मेडिसिन्स ले रहे हैं इस तरह के जो लॉन्ग टर्म, अगर आपका क्रॉनिक कोई डिजीज़ है, जैसे कि कोई मानसिक बीमारी की वजह से लेते हैं, डायबिटिक हाइपरटेंशन की वजह से लेते हैं, थायराइड की वजह से, थायराइड बहुत कॉमन है आजकल, और थायराइड पेशेंट्स में भी ड्राइनेस बहुत कॉमन होती है। बच्चों में तो खासकर मोबाइल और ये सब यूज़ करने से विटामिन ए डेफिशिएंसी एक अलग कारण है। विटामिन ए डेफिशिएंसी अब तो कम देखी गई है भारत में या बिहार में। हम लोग पहले बहुत ज़्यादा देखते थे माल न्यूट्रिशन के केसेस, जिसमें कि पता चला कि 2 साल तक बच्चे को माड़ भात खिला रहे हैं, उसको कोई ऐसा न्यूट्रिशन सोर्स नहीं दिया गया जिससे कि विटामिन ए मिले, क्योंकि मिल्क में सब कुछ रहता है, मदर्स मिल्क में विटामिन ए नहीं रहता, उसको अलग से देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सब कारण से ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो सकती है। फिर एल्डरली जो महिलाएं होती हैं, जिनको मेनोपॉज हो गया है, जिनका हार्मोन्स का डिफरेंस आ गया है बॉडी में, उनको भी ड्राइनेस के कारण बहुत सारी समस्या हो सकती है। तो ये अभी समझ लें कि हमारे ओपीडी में 30 to 40% पेशेंट आते हैं, उनमें सम ग्रेड ऑफ ड्राइनेस ज़रूर रहता है। उसके लिए ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं हम लोग, जो कि बहुत ही सेफ़ होते हैं, वो आप लाइफ लॉन्ग डाल सकते हैं। और प्रिकॉशंस कुछ ड्राइनेस के ना होने से कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो? हाँ बिल्कुल, जो रीज़न्स, जो कारण है, अगर कोई एक्सपोजर टू लाइट है तो वो हमेशा एक एंटी ग्लेयर ग्लासेस पहने। अगर वो कंप्यूटर स्क्रीन ज़्यादा यूज़ कर रहा है वो ब्लू कट ग्लासेस पहने। बाहर निकलते हैं तो सन ग्लासेस पहनिए, अच्छा यूवी प्रोटेक्शन जिसमें हो, कोई भी उठा के नहीं पहन लेना है, अच्छा क्वालिटी का सन ग्लासेस पहने आप। और अपने को डायरेक्ट धूप से बचा के रखें, कैप्स पहने, हैट पहने, स्कार्फ लगाएं, या अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी खूब अच्छी मात्रा में पिएं, एंटीऑक्सीडेंट्स खाएं, विटामिन सी, विटामिन ए की मात्रा जिसमें ज़्यादा है वो सब चीज़ें लें। और तभी भी ड्राइनेस तो रहता ही है, तो उसके लिए ड्रॉप्स जैसे मैंने बताया वो आप डालते रहें।
अच्छा, रिसेंटली मतलब डायबिटीज़ पेशेंट या थायराइड पेशेंट या बीपी के बहुत सारे पेशेंट होते हैं, तो उनसे आई को क्या इफेक्ट होता है? हाँ, जैसे थायराइड में मैंने बताया कि जो हाइपोथायराइड पेशेंट जो ज़्यादातर आजकल मिडिल एज महिलाओं में देखा गया है कि सबको थायराइड होता है। लोग बोलते हैं हमको थायराइड है, थायराइड तो ग्लैंड है, वो सबको है। इट्स बेसिकली हाइपोथायराइड, जिस वजह से वो दिक्कत होती है, ग्लैंड लेस फंक्शन करता है और वो भी आँख में ड्राइनेस करता है। जब ग्लैंड ओवर फंक्शन करता है, जब हाइपर थायराइड पेशेंट होते हैं, उनको आँख में ज़्यादा समस्या आती है। उनकी आई में बल्जिंग होना, थोड़ा आँख बाहर की तरफ आ जाना, आँख के पीछे सॉफ्ट टिश्यू डिपॉजिट्स हो जाना, आँख प्रॉपर बंद नहीं होना, बाहर की तरफ जैसे दिखेगा कि किसी को घूर रहे हैं, उनकी आँखें हमेशा उस तरह से खुली रहेंगी, वो सब चेंजेस है। और हाइपरटेंशन से जो क्या होता है कि आपके शरीर के जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ा पतले हो जाते हैं, क्योंकि उसमें डिपॉजिट्स होने लगती है लेयर में, अंदर के लेयर की तरफ, वो आँख में भी पाई जाती है। कुछ हद तक हाइपरटेंशन अगर कंट्रोल है तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर सडन बीपी बढ़ गया तो वो आँख में हेमरेज कर सकता है, आँख के अंदर ब्लीडिंग आ सकती है, ऊपर में भी ब्लीडिंग हो सकती है। पर्दे पर अगर ब्लीडिंग हो गई या आँख के अंदर ब्लड भर गया तो उस कारण से भी पेशेंट को दिखाई नहीं देता है। डायबिटीज़ आँख के लिए सबसे ख़राब बीमारी है और जितने भी डायबिटिक हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप 8 से 10 साल के ऊपर डायबिटिक हो चुके हैं तो साल में एक बार अपनी आँखों के पर्दे की जांच ज़रूर कराएं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डैमेज करता है आँखों को, आँखें के पर्दों को लीकेज करके, सूजन आके, आँखों में ब्लड लाके। तो उसमें क्या होता है कि आप जब बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में पहुंचते हैं तो कोई इलाज नहीं होता हमारे पास। हम लोग किसी तरह आँख की रोशनी बचा पाते हैं, आपको वर्केबल या फंक्शनल विजन देना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तो खैर बहुत अच्छी दवाइयाँ आई हैं, आँखों में इंजेक्शंस लग जाते हैं जो तुरंत सूजन को ठीक करता है, लेकिन एक इंजेक्शन लेके आप घर बैठ गए, आपका शुगर तो चल रहा है, आपको तो वो बीमारी प्रोलॉन्ग लाइफ लॉन्ग चलानी है। तो उसी तरह आपको फिर 6 महीने बाद जाकर ज़रूर दिखा लेना होगा कि अब कुछ फ्रेश तो कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि हो सकता है मोतियाबिंद हो रहा होगा, जाके मिल लेंगे, ऑपरेशन करा लेंगे, और अंदर ही अंदर जब पर्दा बहुत एडवांस डैमेज में चला जाता है तब आप कुछ भी करके अपनी रोशनी को नहीं बचा पाते। तो डायबिटीज़ में शुगर कंट्रोल रखना, एक लेवल पर मेंटेन करना, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो, साथ में अपना एनुअल आई चेकअप करा लेना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग से क्या आई पे इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि रिसेंटली जो बिहार में केसेस आए थे कि मतलब जो जहरीली शराब के वजह से मतलब आंखों की रोशनी बहुत लोगों की चली गई थी, जो जहरीली शराब बिक रही थी उस कारण से, तो क्या लगता है कि उससे क्या इफेक्ट पड़ता है आंखों पर? देखिए, जो भी अल्कोहल, जो फाइन अल्कोहल होते हैं या जो लोग किसी भी लाइसेंस्ड बार में या अच्छे होटल्स में दे सर्व करते हैं, वो इतना बुरा नहीं होता अगर उसको आप लिमिटेड मात्रा में लें। हाँ, लेकिन अगर आप जो पाउच या जो आजकल लोकल वाले, जो जिसको आजकल टेट्रा पैक बोलते हैं, वो सब में जो आजकल मिलता है वो लोग लोकल लेवल पे बनाते हैं, जो उनको पता नहीं होता किसमें क्या मिला रहे हैं, जो मिला उसको मिला दिया उन्होंने, किसी तरह तैयार कर दिया कि भाई बेच दो, पैसा कमा लो। उसमें जो जहरीली मात्रा होती है वो मिथाइल अल्कोहल की होती है। उसमें अगर स्पिरिट ज़्यादा डाल दिया उन लोगों ने और वो किसी ने पी लिया, वो सीधा आँख की नस को ख़राब कर देता है, सीधा आँख की नस को एट्रोफी कर देता है, तुरंत उसके आँख की नस सूख जाती है और ये इरिवर्सिबल डैमेज है, फिर इसको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता। स्मोकिंग, अगर आप क्रॉनिक स्मोकर हैं, बहुत दिन से आप स्मोक करते आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स स्मोकिंग से हमें ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है और ये शरीर के हर अंग को डैमेज करता है, तो आँख को भी डैमेज करेगा ही करेगा। उसमें ARMD जो होता है, एडल्ट रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, ये एक बीमारी है जो आँख के पर्दों में स्पॉट्स की तरह आ जाती है, दाने की तरह या दाग की तरह, जो कि जाती नहीं है और इसका कोई इलाज नहीं होता है। तो अगर बहुत आप स्मोकिंग कर रहे हैं, ये सब, तो आपकी जो एजिंग चेंजेस आपके बॉडी में हो रही है, उसी तरह आँख में भी एजिंग चेंजेस हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो आँख को डैमेज करेगा ही करेगा। तो अच्छा, एक कैसा प्रिकॉशन जो सर्टेन एज के लिए, से बच्चों के लिए कोई पर्टिकुलर प्रिकॉशंस होगा जिससे आई डैमेज कंट्रोल हो, या एक मिडिल एज के लिए और एक ओल्ड एज के लिए, तो वो तीनों को आप थोड़ा डिस्क्राइब करें। प्रिकॉशन में अगर आपको चश्मा लगा है तो आप सही नंबर पहने और उसको जितना बताते हैं डॉक्टर उस हिसाब से पहने। दूसरा कि न्यूट्रिशन वैल्यू तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आपको विटामिन डेफिशिएंसी होगी तो आँख के पर्दे में कमज़ोरी आएगी, तो खाना पीना ठीक से खाएं। डेयरी प्रोडक्ट्स, जितने भी पिगमेंटेड फ्रूट्स होते हैं, लाल पीला, जैसे टमाटर, चुकंदर, गाजर, पपीता, जिसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा यानी विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है, वो लें।
हरी साग सब्जी लें, मतलब बैलेंस्ड फूड लें। ये नहीं कि आजकल जैसे हर कोई बस पैकेट फूड के पीछे या फिर जो भी आप आजकल बर्गर पिज़्ज़ा ये सब खाते हैं, जंक फूड के पीछे जा रहा है। तो वो जब ठीक है आप वीकेंड पे ले लें, आप कभी ऐसे उसको ले बाहर जा रहे ले लें, लेकिन घर का खाना, ताज़ा खाना, न्यूट्रिशियस खाना विद डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, चीज़, दही, ये सब चीज़ें साथ में बहुत ज़रूरी है। उसी तरह जब एल्डरली आते हैं मेल या फीमेल जो भी, उनको जो एज रिलेटेड चेंजेस आने लगती हैं आँख में, उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट से जो रिच खाना होता है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिस तरह से अखरोट होता है, जो नट्स होते हैं, या फिर उसी तरह साग सब्जी ले, और सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, विटामिन का कैप्सूल और जो एंटीऑक्सीडेंट का जो प्रोडक्ट आता है मार्केट में, जैसे फ़िश ऑयल होता है, वो आप ले सकते हैं। और प्रिकॉशन में ये रखना है कि अगर आप क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं और आपको पता है कि ये आँख पे असर डालता है, तो नियमित रूप से आँखों की देखभाल ज़रूर करनी है। जो बहुत ज़्यादा धूप से एक्सपोज़र जिनको है, उनका अगर फील्ड ड्यूटी वाला काम है तो वो सनग्लासेस ज़रूर लगाएं। जो कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं वो कंप्यूटर से जो प्रोटेक्शन वाला ग्लासेस होता है, ब्लू कट ग्लासेस, वो ज़रूर लगाएं। बीच बीच में अपनी आँखों को रेस्ट दें, एकदम लगातार स्क्रीन पे काम ना करें। ड्रॉप्स का भी यूज़ करें, आँखों का एक्सरसाइज करें, और जैसे मैंने बताया पानी खूब अच्छी मात्रा में पिएं, हाइड्रेटेड रखें अपने आप को। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें काफ़ी हद तक आप जो सेकेंडरी बीमारियां जो आपको हो रही हैं, एलर्जी हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, ड्राइनेस हो रहा है, इन सब से आप बहुत हद तक बच सकते हैं। अच्छा, कितने दिनों पर जिनको पावर्स लगे हुए हैं वो कितने दिनों पर रेगुलर जांच करवा सकते हैं? जैसे कि जो बच्चे होते हैं या टीनेजर होते हैं, उनको साल में एक बार ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि वो ग्रोइंग पीरियड में है। तो जैसे जैसे उनका एज बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रहा है, बॉडी जैसे ग्रो कर रही है, तो आई बॉल भी ग्रो कर रहा है, तो आँख का साइज़ जैसे जैसे चेंज करेगा उनका पावर चेंज करेगा। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि शायद चश्मा लगा लेने से चश्मा का पावर कम हो जाता है, तो ये एक मिथ है, ये एक गलत धारणा है, ऐसा नहीं होता है। आपका जब तक आँख का साइज़ बदलेगा आपका पावर भी बदलेगा। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि एम्ब्लायोपिया होता है, आपने कहा था, इसको मेंशन किया था, तो अगर आप चश्मा नहीं लगाते हैं तो आपकी आई लेज़ी आई हो सकती है, आपको फुल पावर देने के बाद भी कम दिखाई दे सकता है, इसलिए चश्मा तो लगाना ही है। वंस इन अ ईयर एनुअल चेकअप। और अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटिक को भी कम से कम वंस इन ईयर, अगर उनको ऑलरेडी डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया है और ट्रीटमेंट में है, तब तो जैसे डॉक्टर बताते हैं 3 महीने में 6 महीने में ज़रूर दिखाना है। अगर उनकी फैमिली में ग्लूकोमा है तो कम से कम 40 साल के बाद, साल 2 साल पर एक बार जाके दिखा ले कि मुझे ग्लूकोमा तो नहीं हो रहा, क्योंकि ग्लूकोमा को इंडिकेट करके आता नहीं है कि हाँ अब बीमारी आ गई है तो जाना है मुझे। तो इस तरह से रेगुलर चेकअप करा सकते हैं। अगर आप 20-25 साल के हो गए और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कोई ज़रूरी नहीं कि आप एनुअल चेकअप कराएं। लेकिन हाँ, जब भी आँखों में कुछ इस तरह की कोई लक्षण देखें तो हाँ, तो आप कम से कम लोकल दवाई नहीं यूज़ करें। अगर आपको डॉक्टर को दिखाने में 2-3 दिन है तो आप आँखों को वॉश करके, आँखों को सेक करके, आप कोई एक नॉर्मल एंटीबायोटिक, प्लेन एंटीबायोटिक यूज़ करके उसके बाद डॉक्टर से मिलिए। लेकिन जो ये शॉप पर और या झोला छाप डॉक्टर्स जो आपको स्टेरॉयड ड्रॉप्स दे देते हैं, बेटनेसोल, और मुझे ब्रांड नेम नहीं लेना चाहिए, लेकिन 3-4 नेम जो बहुत कॉमन है लोगों के बीच में कि हमने ये दवा डाल दी तो हमको थोड़ा आराम मिल गया, और बाद में वही दवाई काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देती है। अच्छा, कोई ऐसी ड्रॉप जो रेगुलर बेसिस पे लोग ले सकते हैं जिससे मतलब डस्ट पॉल्यूशन क्योंकि बहुत ज़्यादा है मुजफ्फरपुर में भी, तो उससे प्रोटेक्शन मिले? हाँ, जैसे मैंने बताया कि टीयर सब्स्टिट्यूट से आर्टिफिशियल टीयर्स जो होते हैं, जो हम लोग ड्राई आइज़ के लिए देते हैं, वो आप अकॉर्डिंग टू योर आई कितना ग्रेड ऑफ ड्राइनेस आपको है या कितना आपको रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से उसको आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप डेली यूज़ करें, आप अपने पास रखें, दिन भर में एक बार नहीं तो ऑल्टरनेट डे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लगातार कंप्यूटर पे बैठते हैं तो कम से कम दिन भर में 2-3 बार तो यूज़ करना ही चाहिए। और ये घर में कोई भी यूज़ कर सकता है। आजकल जो टीयर सब्स्टिट्यूट्स आते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव भी नहीं होता, उसका कोई सेकेंडरी इफेक्ट आँख पे नहीं होता है, बच्चा भी यूज़ कर सकता है। तो वो एक ड्रॉप आप घर में रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें तो।
थैंक यू डॉक्टर। तो जैसा कि हमने बात किया डॉक्टर पल्लवी से, तो आपको बताया कि किस तरह से आई रिलेटेड डिजीज़ बढ़ रही हैं और किस तरह से आप प्रिकॉशन कर सकते हैं ड्राई आई से, और भी जो डिफरेंट डिजीज़ है आई की जो बढ़ रही हैं। और अगर आप डायबिटिक है या बीपी की प्रॉब्लम है आपको, तो भी आप किस तरह से प्रिकॉशंस ले सकते हैं और किस तरह से रेगुलर चेकअप साल में एक बार लगभग करवाना चाहिए। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।